Good evening, dear students. Today let us discuss about static electricity. In this video, we will discuss about electric field, electric flux density, and electric field intensity. All these things. Static electricity क्या है? स्थैतिक विद्युत. अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी था. उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को या चार्ज के प्रवाह को हम फैसिलिटेट करते थे. वी वी आर प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज टू फ्लो. यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ज या आवेश को फ्लो करने के लिए पाथ नहीं देंगे. वी विल सेपरेट देम, उनको सेपरेट करेंगे. चार्ज यहाँ भी उत्पन्न करेंगे और उनको सेपरेट करेंगे. जैसे कि ये चार्ज एक प्लेट पे यहाँ चार्ज उत्पन्न करेंगे, सपोज प्लस प्लस प्लस, और दूसरे प्लेट पे हम चार्ज उत्पन्न करेंगे सपोज माइनस माइनस. एंड वी विल नॉट अलाउ दीज टू चार्जेस टू फ्लो थ्रू अ वायर. तो ऐसी करंट को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ड्यू टू द स्टैटिक पोजीशन ऑफ चार्ज. चार्ज की स्थिर अवस्था के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको स्थैतिक विद्युत कहते हैं. तो ये स्थैतिक विद्युत का एग्जाम्पल होता है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपने देखा होगा कैपेसिटर. ये स्थैतिक विद्युत का एक एग्जाम्पल है. इसमें आवेश उत्पन्न करते हैं और उन आवेशों को हम बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाल करके प्लेटों के बीच में आवेशों को आपस में फ़्लो करने से रोकते हैं. तो यहाँ पे स्टैटिक हैं चार्ज और उनके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कहते हैं स्थैतिक विद्युत. जब भी इसको हम किसी बाह्य सर्किट से जोड़ेंगे तो इसमें जो चार्ज हैं वो उससे सर्कुलेट होंगे, उससे फ़्लो करेंगे. कैपेसिटर है. दूसरा आपने देखा होगा लाइटनिंग, जो विद्युत गर्जन होता है, आकाशीय बिजली. उसमें क्या होता है, एक्चुअली बादलों की लेयर होती है. एक लेयर होती है वो धनावेशित होती है और बादलों की जो दूसरी लेयर होती है वो ऋणावेशित होती है. उस पर ऋणावेश एक्युमुलेट होते रहते हैं और इनके बीच में ये जो दूरी है इसकी वजह से ये आपस में संपर्क नहीं होता है, इनका थोड़ा दूरी रहती है. तो ये जो धन आवेश हैं यहाँ अगर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. यहाँ पे ऋण आवेश बढ़ते जाएंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे पोटेंशियल धन है, यहाँ पे पोटेंशियल ऋण है, तो दोनों के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस है V. अब यहाँ पे आवेश बढ़ते यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. यहाँ पे आवेश बढ़ते माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल माइनस बढ़ता जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों लेयर के बीच में बढ़ती जाएगी और उससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा इन दोनों लेयर के बीच में जो गैप है, यहाँ एयर गैप है, दिस एयर गैप, इसका कुछ दूरी होगी, इसका हो जाता है ब्रेकडाउन. एयर के ब्रेकडाउन होने से इन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बहुत हैवी करंट के साथ में ये डिस्चार्ज होता है. ये चार्ज जो यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से चार्ज जाएंगे, इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज इधर जाएंगे बहुत तेज़ी से. तो हैवी बहुत हैवी करंट के साथ में ये पाथ कंप्लीट होता है. तो इसकी वजह से बहुत तेज़ स्पार्क होता है और वो गर्जन आपने सुना होगा, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग. तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी आवेश रिस्पॉन्सिबल हैं. हमने पहले ही बताया है कि परमाणु में अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो वो बॉडी धनावेशित हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके डिपॉजिट कर दिया जाए तो वो बॉडी ऋणावेशित हो जाती है. तो धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं. तो अगर धनावेशित बॉडी और ऋणावेशित बॉडी को आपस में दूर दूर रखा जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं. देखिए, अगर उनमें आवेश एक पे धन है और एक पे ऋण है तो क्या करेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर. अगर एक पे धन है और दूसरे पे धन है तो दे रिपेल ईच अदर, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं. एक पे माइनस है, दूसरे पे माइनस है, तो भी वो रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को. सो इस संदर्भ में कूलाम ने नियम दिया था. कूलाम से फर्स्ट लॉ एक होता है, कूलाम से फर्स्ट लॉ. सो कूलाम से फर्स्ट लॉ क्या है, दिस कूलाम का प्रथम नियम कहता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे कि ये
ये कूलाम का प्रथम नियम है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कि ये धन धन दे रिपेल ईच अदर, माइनस माइनस दे रिपेल ईच अदर। सो दिस इज एंड सेकंड इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक धन है दूसरा ऋण है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको कहते हैं कूलाम से प्रथम नियम। कूलाम का प्रथम नियम है ये। दूसरा होता है कूलाम से सेकंड लॉ। कूलाम से सेकंड लॉ सेस, ये एक चार्ज है सपोज Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा, ये डिपेंड करेगा प्लस माइनस पे, वेदर इट इज़ प्लस और माइनस। बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसके बारे में कूलाम सेकंड लॉ बात करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज हैं जो इनके मान हैं Q1 Q2, तो इनके गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आर, इनके बीच में दूरी r है तो उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का द्वितीय नियम है। तो यहाँ पे एक नियतांक यूज किया कूलाम ने और बताया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये है कूलाम का द्वितीय नियम, वेयर K इज ए कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये होता है K नियतांक। तो कूलाम का प्रथम नियम क्या है बता दिया, लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम का प्रथम नियम है। कूलाम का द्वितीय नियम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस ऑन ईच इंडिविजुअल चार्ज। तो फोर्स जो है, बल जो है वो चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के मान अधिक होंगे तो बल ज़्यादा होगा, आवेशों के मान यदि कम होंगे तो बल कम होगा। और द फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दूरी अधिक होगी तो बल कम होगा, दूरी कम होगी तो बल अधिक होगा। यहाँ पे एक नियतांक यूज़ किया कूलाम ने और दोनों को रिलेशन को मिला के F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये कूलाम का फार्मूला है कि एक नियतांक है, उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन जो होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये गुणनफल होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R का, जिसकी बात अभी हम करेंगे। हाँ, परमिटिविटी जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। परमिटिविटी 3 होती है, एक होती है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, ये विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। विद्युतशीलता ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता जो है इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन 0 से। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन 0 एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, मान इसका कितना होता है 8.84 इंटू 10 टू पावर -12 फैराड पर मीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन 0। ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है और इसी के सापेक्ष में बाकी माध्यमों की विद्युतशीलता नापी जाती है। तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और स्पेस और वैक्यूम एंड इट इज़ कांस्टेंट। ये नियत होती है, नियतांक होती है, इसका मान इतना होता है और बाकी सभी माध्यमों की विद्युतशीलता इसके सापेक्ष में नापी जाती है। इसको एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन R। ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता वायु के सापेक्ष कितना गुना अधिक है, इसको व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
वायु की विद्युतशीलता सबसे कम होती है, इट इज़ मिनिमम, सबसे कम, लीस्ट, सबसे कम होती है वायु की विद्युतशीलता, और इसके सापेक्ष में किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितना अधिक है वो उसको प्रदर्शित करने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एप्सिलॉन आर, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एप्सिलॉन आर का एक्चुअल मीनिंग है कि उस माध्यम को रखने पर जो आवेश जमा हो रहे हैं वो, और ये आवेश डिपॉजिट हो रहे हैं प्लेट पे, तो माध्यम में आवेश और निर्वात में जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उनका अनुपात होता है रिलेटिव परमिटिविटी। या कैपेसिटर आप बना रहे हैं, सपोज ये कैपेसिटर है, यहाँ पे प्लेट पे प्लस 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 प्लस, यहाँ पे प्लेट पे माइनस माइनस पैदा हो रहे हैं, बीच में एयर है, सपोज देयर इज एयर और वैक्यूम, तो यहाँ पे जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन 0। तो यहाँ कैपेसिटेंस बनेगा जो उसको हम कहेंगे C0। कैपेसिटेंस उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा तो धारिता पैदा होगी, देयर इज कैपेसिटेंस, तो उस कैपेसिटेंस को हम कहेंगे C0। और सारी डायमेंशन सेम, एरिया इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। इस बार यहाँ पे एक मटेरियल रखेंगे जिसकी परमिटिविटी हमको पता करनी है, ज्ञात करनी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी परमिटिविटी है, मान लीजिए एप्सिलॉन आर है, वो हमको पता करना है। तो इस बार कैपेसिटेंस जो होगा इसको रखने पर इस माध्यम को, मान लीजिए कि वो कैपेसिटेंस है C डैश, तो ये जो C डैश और C0 का अनुपात होगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। उस माध्यम को रखने से जो कैपेसिटेंस उत्पन्न हो रहा है तथा उस माध्यम को ना रखने से जो कैपेसिटेंस था एयर की वजह से, उनका जो अनुपात है उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, उस माध्यम को रखने से, विद्युत फ्लक्स घनत्व, तो उस माध्यम को रखने से जो पैदा हो रहा है, तथा विद्युत फ्लक्स घनत्व तो एयर में जो पैदा हो रहा है उसका अनुपात अगर ले लें तो भी रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो विभिन्न माध्यमों की रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे दी गई है इस टेबल में, जैसे कि वैक्यूम या एयर की 1 होती है और इसके सापेक्ष में बाकी को नापा जाता है। तो 1 का मतलब ये जो है इसको हम मानेंगे 1, दिस इज़ 1। इसके सापेक्ष में माइका, जैसे देखिए माइका की रिलेटिव परमिटिविटी है लगभग 5 से 7 के आसपास। बैकेलाइट या प्लास्टिक, इसका है लगभग 3.5 से 5 गुना अधिक है एयर की तुलना में। ग्लास 3.5 से 10 के बीच में, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस जो हैं। लेमिनेटेड पेपर ये 4.5 लगभग। रेजिन प्लास्टिक है ये इसका ये इतना है। नायलॉन इतना, पोर्सिलेन इतना। सो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स एंड देयर रिलेटिव परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ डिफरेंट। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी इस बात को व्यक्त करता है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितना अधिक है। तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसको डिफाइन करने का तरीका हमने बता दिया। व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन चार्ज एंड चार्ज ऑन प्लेट विथ एयर, या कैपेसिटेंस विथ दैट मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस विथ एयर, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विद दैट मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन दी एयर। यहाँ एयर है, यहाँ मीडियम है, तो यहाँ चार्ज और यहाँ चार्ज का रेशियो ले लें तो भी रिलेटिव परमिटिविटी इसका निकल जाएगी। यहाँ कैपेसिटेंस अपॉन यहाँ का कैपेसिटेंस का रेशियो ले लें तो भी इसकी रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कर दें एयर में तो भी निकल जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी को बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको। फील्ड स्ट्रेंथ इट इज डिनोटेड बाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज ये रखा है Q2।
तो इसकी डेफिनीशन ये है, इन एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज at any point in the electric field is called electric field intensity और field strength। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विद्युत क्षेत्र का स्ट्रेंथ को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो धन आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा जो होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना हो तो यहाँ पे एकांक धनावेश पर जो बल की दिशा होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा होगी, और एकांक आवेश पर यहाँ जो बल लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, मान। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, और इसकी दिशा वही होती है जो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा है। उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक तरह से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। फोर्स का मात्रक न्यूटन, चार्ज का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड the potential gradient at that point is called electric field intensity। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विभव का ग्रेडियंट है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसका मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दूसरी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। तीसरा एक और तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डेफिनीशन से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो डेफिनीशन से मान लीजिए क्यू कूलाम चार्ज हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे पैदा होंगी वो होंगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ लाइंस जो हैं ये मान लीजिए कितना हो गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आवेश कितना है क्यू आवेश के कारण किसी जगह पर किसी सरफेस पे जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो होंगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और उसका एरिया अगर मान लीजिए ए है जिस एरिया से गुजर रही हैं लाइनें, तो इस परिभाषा के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होगा वो होगा
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे कि Q अपान एप्सिलॉन पर यूनिट एरिया इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन A, Q अपान एप्सिलॉन A। और Q अपान A जो होता है ये होता है, इसकी बात अभी हम करेंगे आगे चल के, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D। तो ये हो जाएगा D अपान एप्सिलॉन, वेयर D इक्वल टू Q अपान A होता है, Q अपान A। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी बात अभी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है D अपान एप्सिलॉन। सो D अपान एप्सिलॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तीसरा डेफिनीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, थर्ड डेफिनीशन। तो यहाँ से एप्सिलॉन जो होता है, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, ये होता है। यहाँ से एप्सिलॉन 0 क्या होता है? एप्सिलॉन 0 होता है वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन R क्या है, इसके बारे में बात किया हमने, इसको कहते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये गुणनफल होता है एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R का गुणनफल होता है। तो यहाँ से D अपान एप्सिलॉन की जगह पे हम लिख सकते हैं D अपान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इक्वल टू E। तो यहाँ D और E के बीच में संबंध भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R E होता है, ये रिलेशन भी होता है इनके बीच में। और एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R का मतलब है एप्सिलॉन, इट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। ये वायु की विद्युतशीलता है, ये सापेक्षिक विद्युतशीलता है। विभिन्न माध्यमों की वायु के सापेक्ष में जो विद्युतशीलता होती है उसको सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये वायु की विद्युतशीलता होती है और इन दोनों के गुणनफल को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। सो दिस इज द थर्ड डेफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से एक एग्जांपल के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ दिस व्हेन लोकेटेड एट अ सर्टेन पॉइंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। देखिए, फोर्स दिया है, चार्ज दिया है। तो अभी हम डेफिनीशन में बता रहे थे फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना लग रहा है? 0.36 न्यूटन। चार्ज कितना है? देखिए 4 × 10⁻⁻5 कूलाम। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स ये है, चार्ज ये है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9000 न्यूटन पर कूलाम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ये है कि it says nothing about the magnitude of charge, which is the source of electric field and that produces force। यानी जो चार्ज आवेश उत्पन्न, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ये बात नहीं करता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच इज़ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स और 3 डेफिनीशन। वन इज दिस F/Q, सेकंड इज V/D एंड थर्ड इज D/एप्सिलॉन। दिस इज द थर्ड डेफिनीशन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आवेशित पदार्थ या आवेशित कण या आवेशित टर्मिनल की वजह से उत्पन्न होता है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में डिफरेंस है।
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का जो कारक होता है वो होता है मैग्नेट, चुंबक, और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने का जो कारक होता है वो होता है चार्ज। इट इज़ ड्यू टू अ चार्ज बॉडी और चार्ज सरफेस और चार्ज पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का कारक होता है आवेश, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का कारक होता है मैग्नेट, जिसकी बात हम करेंगे आगे चल के किसी वीडियो में। सो काइंडली रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट दे आर डिफरेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज दे आर डिफरेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में सेपरेट रखिए। यू शुड कीप दी टू थिंग्स सेपरेट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मैग्नेट। चुंबक से पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश से पैदा होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या होता है, हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल दें तो वहाँ धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सभी पदार्थ सामान्यतः इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऑल दी मटेरियल्स आर जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इफ़ वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन देन देयर इज़ वन पॉजिटिव चार्ज, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वहाँ धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो धन आवेश उत्पन्न करने में जो हम वर्क करेंगे उस वर्क की वजह से उस आवेशित पदार्थ या आवेशित कण में वर्क करने की क्षमता हो जाती है, क्षमता पैदा हो जाती है। इसकी वजह से अगर कोई धनावेश लाया जाएगा इसके पास तो हम बता चुके हैं इट रेपेल्स, और कोई ऋणावेश लाएंगे इसके पास देन इट अट्रैक्ट्स। तो इसमें धन आवेश को प्रतिकर्षित करने की और ऋणावेश को आकर्षित करने का गुण पैदा हो गया है। सिमिलरली यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन जमा कर दें ले जा करके तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जमा करने में जो हम वर्क करेंगे उसकी वजह से यहाँ पे वर्क करने की क्षमता पैदा हो जाएगी और ये धनावेशित को अपनी तरफ, धन आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इट अट्रैक्ट्स, एंड ऋण आवेश को ये क्या करेगा, रेपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर दूर जाने के लिए बल लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब आवेश हमने पैदा कर दिया, व्हेन वी हैव क्रिएटेड चार्ज ऑन अ बॉडी, ऑन अ सरफेस और ऑन ए पॉइंट, देन दैट चार्ज्ड बॉडी exerts force on another charged body. So electric field is defined as space or region in which a charged body or charge experiences force on it. किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेशित कण या आवेशित बिंदु या आवेशित पदार्थ के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ कोई आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। The space around a charged body or charged surface or charged point in which another charge experiences force on it, that space is called electric field. That space or region is called electric field. ये space होता है, region होता है जहाँ पर कोई आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और किसी आवेशित पदार्थ या बिंदु या कण के आसपास जो विद्युत क्षेत्र होता है, आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट, अनंत दूरी तक ये विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट इनफाइनाइट। इसकी कुछ दूरी होती है, उसके बाद इसका मान इतना कम हो जाता है कि इसको फील करना मुश्किल होता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना दूर तक होगा ये डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड इस चार्ज का कितना अधिक है इस पर डिपेंड करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कमज़ोर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को व्यक्त करने के लिए आवेशित कण या पदार्थ से हम निकालते हैं इमेजिनरी लाइंस। थ्रू इमेजिनरी लाइंस वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रेखाओं का सहारा लिया जाता है, जैसे ये रेखाएं हैं काल्पनिक। इन रियलिटी
किसी आवेश से ऐसे कोई लाइन निकलती नहीं है। ये लाइनें मात्र कल्पना हैं, मात्र इमेजिनेशन है, और इस बात को व्यक्त करने के लिए ये लाइनें हम ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम व्यक्त कर रहे हैं बस। और इसमें दिशा लगाते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है एरो की दिशा होती है, वो डायरेक्शन बताती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है किसी बिंदु पर, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे कि यहाँ धनावेश रखें तो उस पर बल लगेगा इधर की तरफ, इसीलिए ये लाइनें बाहर की तरफ बनाई गई हैं। सो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ दिखाते हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के आसपास अगर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, दिस इज टेस्ट चार्ज, इट इज़ पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज धनावेश लाएंगे तो इस पर लगेगा बाहर की तरफ बल। इसी वजह से यहाँ लाइनें बाहर की तरफ दिखाते हैं, दैट इज़ वाई वी कीप दिस एरो आउटसाइड। और ऋण आवेश के पास जब लाएंगे टेस्ट चार्ज धन ही लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज टेस्ट चार्ज, तो इस धन आवेश पर बल लगेगा आकर्षण का इधर की दिशा में। तो इस वजह से ऋण चार्ज पे लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की दिशा अंदर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ दीज लाइन्स इज टूवर्ड्स माइनस चार्ज बिकॉज इट अट्रैक्ट्स positive charge towards it. The direction of force on a positive charge, that is test charge, is in this direction. इसी वजह से ऋण आवेश की तरफ लाइनें दिखाते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि धनावेश पर इधर की तरफ बल लगेगा सभी धनावेशों पर। तो ये हैं लाइनें। दीज लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स वी शो इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ये लाइनें हम लेते हैं। अब लाइनों की संख्या, नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं, नंबर ऑफ लाइन अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। सपोज लाइक दिस, फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, देयर लाइन्स आर मोर। ज़्यादा लाइनों की संख्या इस बात को व्यक्त करती हैं कि फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा, स्ट्रॉन्ग। इट इज़ ड्यू टू मोर चार्ज, ज़्यादा आवेशों के कारण उत्पन्न हुआ है ये फील्ड, तो ऐसे फील्ड को कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड। एंड इफ फील्ड इज वीक देन नंबर ऑफ लाइन्स आर लेस। और फील्ड और स्ट्रॉन्ग है देन नंबर ऑफ लाइन्स आर इवन मोर। तो लाइनों की संख्या केवल इस बात को व्यक्त करती हैं कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या फील्ड कितना वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ लाइन्स आर मोर, इफ वीक देन नंबर ऑफ लाइन्स आर लेस। ये है, तो ये है लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। अब ये लाइनें जो होती हैं, देखिए ये लाइनें धन आवेश से निकलती हैं, जैसा अभी हम दिखा रहे हैं, और ऋण आवेश से जाती हैं, ऋण आवेश के पास जाती हैं। तो धन आवेश और ऋण आवेश को अगर पास पास रखें तो ये लाइनें कैसे अपना मार्ग पूरा करती हैं, देखिए ऐसे, दे कंप्लीट देयर पाथ। ये जाएंगी धन आवेश से ऋण आवेश में जाएंगी, ऐसे जाएंगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों का जो शेप होगा, शेप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज दिस। एक धन आवेश को और ऋण आवेश को पास रखें तो जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा ऐसा, रिजल्टेंट फील्ड ऐसा बनेगा। तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो इसका मतलब है ये लाइनें क्या करती हैं, अपना आकार छोटा करने का प्रयास करती हैं। तो लाइनों में दो विशेषता होती है, दे रिड्यूस देयर लेंथ, क्योंकि ये अट्रैक्ट दोनों तभी करेंगे आपस में जब ये लंबाई कम करने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों में दो विशेषता होती है। पहला, दे ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस देयर लेंथ। लेंथ रिड्यूस करने का कारण क्या है, लेंथ रिड्यूस अगर नहीं करेंगी तो ये दोनों आकर्षित नहीं होंगे। तो कूलाम का प्रथम नियम जो है कहता है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ऐसा फिर नहीं होगा। इसीलिए लाइनें इस तरह बनेंगी। धन ऋण लगाएंगे तो अगर बगल बगल रखेंगे चार तो ये ऐसे फील्ड बनेगा, और ये आपस में आकर्षित तब होंगे जब ये लाइनें अपना आकार छोटा करेंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस देयर लेंथ। दूसरा, अगर धन है, सपोज देयर इज प्लस, तो रिजल्टेंट फील्ड ऐसा बनता है। इसका फील्ड देखिए, ये
इसकी लाइन ये, इसकी लाइन ये, इसकी लाइन ये, ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही नीचे, सिमिलर शेप इज हियर। इस बार लाइनें इनकी देखिए, लाइन इस बार देखिए फील्ड कैसा, इस बार पहले कैसा था। इस बार क्या होगा, रिपल्सन, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो रिपल्सन होगा तो मतलब ये इधर जाएंगी, ये आवेश पे इधर बल लगेगा और ये आवेश पे बल लगेगा इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे तब जब ये लाइनें एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो लाइनों में होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, क्योंकि दोनों में प्रतिकर्षण बल तभी लगेगा जब ये लाइनें प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। सो लाइन्स रेपेल ईच अदर। देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ लैटरल रिपल्सन और लैटरल एक्सपेंशन, दे रेपेल ईच अदर, प्रतिकर्षित करती हैं एक दूसरे को, क्योंकि प्रतिकर्षित नहीं करेंगी तो समान आवेश होने पर ये दूर नहीं जाएंगे। यहाँ ऋण होता, यहाँ ऋण होता तो भी ऐसा ही फील्ड बनता, बस फ़र्क ये होता कि ये लाइनें जो बाहर की तरफ निकल रही हैं ये लाइनें होती अंदर की तरफ। अगर दोनों पे माइनस माइनस होता तो फील्ड कैसा होता, ऐसा अंदर की तरफ, ये तो भी रिपल्सन होता। सो ये लाइनों में विशेषता होती है, दे रिड्यूस देयर लेंथ एंड दे रिपेल ईच अदर। तीसरा, ये जो लाइन देखिए प्लस से लाइन आ रही है, माइनस पे ऐसे आ रही हैं लाइनें आ रही हैं ना, तो इस लाइन के किसी भी बिंदु पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचें, टेंजेंट, इफ़ वी ड्रा टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जैसे कि यहाँ एक टेंजेंट खींचा गया है, ये दिस इज द टेंजेंट, देन दिस टेंजेंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइनों के किसी भी बिंदु पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे इस जगह पे अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना हो, यहाँ टेंजेंट खींचा, दिस टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पे ये टेंजेंट, ये डायरेक्शन है फील्ड की, यहाँ पे ये टेंजेंट, ये डायरेक्शन है फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज हाउ वी शो देयर डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी इनमें विशेषता होती है विद्युत फील्ड लाइनों में। चुंबकीय विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि काटेंगी तो वहाँ दो स्पर्श रेखा बनेगी और विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किसी भी जगह पे केवल एक होती है, देयर इज़ वन एंड ओनली वन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं साई से, इसको साई बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई, हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात भी करेंगे कभी, उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो साई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका सोर्स क्या है, इसका कारक कौन है, हम पहले भी बता चुके हैं, चार्ज से ही पैदा होता है, इट इज ड्यू टू चार्ज। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई किसकी वजह से पैदा होता है, इसका सोर्स होता है मैग्नेट, चुंबक से पैदा होता है। सो फाई और साई में कन्फ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए, दे आर सेपरेट, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। दिस इज साई एंड साई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको साई से डिनोट करते हैं। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको फाई से डिनोट करते हैं। साई जो है इसका कारक कौन है, जनक कौन है, वो ओरिजिनेट्स दिस फाई, दिस साई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन पैदा करता है, साई को कौन पैदा करता है, आवेश चार्ज। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को कौन पैदा करता है, मैग्नेट। सो काइंडली रिमेंबर, साई एंड फाई दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। यहाँ पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, एनी पॉइंट, एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम साई से डिनोट करते हैं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु अथवा किसी तल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस और एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाई साई। साई तो देखिए विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखिए आवेशित पिंड है, ये विद्युत फ्लक्स लाइनें निकल रही हैं। तो इन लाइनों की कुल संख्या जो है काउंट कर लें तो वही विद्युत फ्लक्स होगा इसके सरफेस पे। इसमें जो विद्युत फ्लक्स होगा साई, इस पिंड से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स साई होगा, वो कुल इन लाइनों की संख्या जो है उसके बराबर होगा। यहाँ देखिए इस सरफेस से ये लाइनें निकल रही हैं ये, तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पे जो होगा इन सरफेस से गुजरने वाली कुल लाइनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ दीज लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाई साई एंड इट्स यूनिट इज कूलाम। जो आवेश का मात्रक होता है, क्योंकि आवेश से ही ये पैदा होता है, जो आवेश जितना होगा उतना साई होगा, जितना अधिक आवेश उतना ज़्यादा साई। ये है। तीसरा देखिए, ये फ्लक्स लाइनें गुजर रही हैं, तो फ्लक्स इस सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा जितना ये लाइनें गुजर रही हैं। टोटल लाइन्स दीज नंबर ऑफ लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कुल लाइनें जो हैं इनको काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई। अब देखिए ये सरफेस रखा है लंबवत, तो इस पर फ्लक्स ज़्यादा है। अगर ये सरफेस हम टेढ़ा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लाइनें वही हैं, लाइन्स आर सेम, बट वी हैव चेंज दिस एरिया लाइक दिस। ऐसे कर दिया एरिया को हमने, लंबवत ना रख करके ऐसा कर दिया। अब नंबर ऑफ लाइन्स जो पहले पास हो रही थी इससे कम हो गई। कुछ लाइनें हैं जो इससे पास नहीं हो रही हैं, जैसे कि ये कौन पास हो रही हैं, ये पास हो रही हैं, ये पास हो रही, सो फ्लक्स जो है कम हो गया। दिस इज साई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा। तो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ कम है, तो यहाँ पे फ्लक्स जो साई 1 है दिस इज लेस। नंबर ऑफ लाइन्स उतने ही एरिया से यहाँ ज़्यादा जा रही हैं, तो यहाँ जो फ्लक्स साई 2 है इट इज़ मोर, ज़्यादा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम फ्लक्स है, क्योंकि लाइनें यहाँ कम हैं। नंबर ऑफ लाइन्स आर लेस, हेयर नंबर ऑफ लाइन्स आर मोर। यहाँ ज़्यादा संख्या में लाइनें गुजर रही हैं तो फ्लक्स यहाँ अधिक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए फ्लक्स सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन एरिया को इंक्लाइंड कर दिया गया है, तो नंबर ऑफ लाइनें कम जा रही हैं। तो यहाँ भी फ्लक्स जो है कम है। हेयर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लेस, हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मोर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पे भी डिपेंड करता है कि लाइनें कम हैं कि ज़्यादा हैं। एरिया भले ही उतने ही एंगल पे रखा हो, ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, लेकिन ये एरिया से लाइनें कम जा रही हैं, तो यहाँ फ्लक्स कम है, यहाँ फ्लक्स अधिक है। ये फ्लक्स सेम है लेकिन एरिया इंक्लाइंड है, इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया गया है इसे तिरछा, तो यहाँ कम फ्लक्स गुजरेगा, तो यहाँ फ्लक्स लाइनें कम गुजरेंगी, तो यहाँ फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कम होगा। यहाँ देखिए एरिया विद इन दी बाउंड्री, जैसे कि फ्लक्स यूनिफॉर्म है लेकिन ये एरिया ही छोटा है, दिस एरिया इज स्मॉल, दिस एरिया इज मोर। फ्लक्स समान है लेकिन एरिया कम ज़्यादा होने से भी फ्लक्स कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ देखिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई 1 इज लेस, हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई 2 इज मोर बिकॉज एरिया इज मोर, हेयर एरिया इज लेस। कम लाइनें गुजर रही हैं, देखिए 3 लाइन, यहाँ से ज़्यादा लाइनें गुजर रही हैं, तो यहाँ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे कि लाइनें कम ज़्यादा हैं या एरिया कैसा रखा हुआ है, एरिया कम है या एरिया ज़्यादा है, लाइनें कम है या लाइनें ज़्यादा हैं, या एरिया परपेंडिकुलर है या एरिया पैरेलल है, कैसे एरिया रखा है, तो इन सब बातों पे भी डिपेंड करता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई D। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी
विद्युत फ्लक्स घनत्व, इसको विद्युत विस्थापन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। डी ये क्या होता है, ये होता है डी इक्वल टू साई अपान ए। मैथमेटिकली डी जो होता है इट इज़ साई अपान ए। ये साई क्या होता है हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज डिनोटेड बाय साई। ए क्या है, एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स घनत्व तो क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाला एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो कि क्षेत्रफल के लंबवत गुजर रहा है, उस तल पे विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ये मैग्नेटिक जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी एक डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको बी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व बी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। सो काइंडली रिमेंबर डी एंड बी दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी जो होती है इसकी, ये किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू मैग्नेट, इट इज ड्यू टू मैग्नेट एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी जो होती है इट इज ड्यू टू चार्ज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई, इसकी वजह से होता है। ये साई की वजह से, ये होता है फाई की वजह से। फ्लक्स घनत्व तो यहाँ भी होता है, फ्लक्स घनत्व तो यहाँ भी होता है, लेकिन ये साई की वजह से होता है, ये फाई की वजह से होता है, ये चार्ज की वजह से होता है, ये फ्लक्स की वजह से, सॉरी ये मैग्नेट की वजह से होता है। सो वी शुड डिफरेंशिएट दीज थिंग्स बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर बट दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी हम डिफाइन कर रहे थे, क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी तल से उसके एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स घनत्व कहलाता है। विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है वही विद्युत फ्लक्स घनत्व कहलाता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक कूलाम होता है, साई का मात्रक कूलाम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। सो इट्स यूनिट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी देखिए डिफरेंट है। जैसे ये फ्लक्स डेंसिटी एरिया पे डिपेंड करता है और एरिया कितने एंगल पे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस एरिया इज परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ एरिया लंबवत रखा है, एरिया इज सेम। इसका क्षेत्रफल कितना है ए, फ्लक्स कितना गुजर रहा है साई, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी कितना होगा साई अपान ए। ये यहाँ दिस इज केस नंबर 1। यहाँ पे देखिए केस नंबर 2, एरिया कितना है, एरिया सेम है, एरिया सेम। फ्लक्स कितना गुजर रहा है उसके एरिया से, अब वो फ्लक्स कम हो गया क्योंकि पहले यहाँ से ज़्यादा फ्लक्स गुजर रहा था, अभी यहाँ पे फ्लक्स कम हो गया, तो फ्लक्स डेंसिटी जो हो जाएगी यहाँ पे इट इज लेस बिकॉज दिस एरिया इज इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड एरिया होने से फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उतने ही एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स है दैट इज लेस। तो हम क्या करेंगे, एरिया जो है जो कि इंक्लाइंड है उसका हम घटक लेंगे फ्लक्स के लंबवत दिशा में, लंबवत, तो लंबवत दिशा में घटक लेने पे जो आएगा वो उससे डिवाइड करेंगे तो उस तब निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। देन सो दिस फार्मूला डी इक्वल टू साई अपान ए जो जनरल फार्मूला है, इसमें जो एरिया है दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एरिया लंबवत एरिया लेना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर एरिया। देखिए ये केस दिए गए हैं, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दिशा क्या है, ये है, सरफेस रखा है ऐसे, तो यहाँ से सरफेस से कोई भी जो है फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अगर यहाँ डी कैलकुलेट करेंगे इट इज़ मिनिमम, क्योंकि यहाँ फ्लक्स की दिशा ये है, एरिया रखा हुआ है उसके पैरेलल, तो फ्लक्स डेंसिटी जो होगी मिनिमम। यहाँ पे देखिए फ्लक्स की दिशा ये है, एरिया इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड रखा है, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी होगी इंटरमीडिएट। यहाँ पे देखिए फ्लक्स की दिशा ये है, एरिया रखा है उसके लंबवत, देखिए ये सरफेस रखा है उसके लंबवत, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, यू गेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सब कुछ समान होने पे मैक्सिमम तब मिलता है जब एरिया फ्लक्स की दिशा के लंबवत रखा जाए। सो दिस इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, एंड फ्लक्स डेंसिटी इज मोर, इट मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज मोर, नंबर ऑफ लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज मोर एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अधिक होने का दो तरीका है, या तो फ्लक्स बढ़ा दें या एरिया कम कर दें। एरिया, स्मॉल एरिया से अगर नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास होंगी तो भी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, या उतने एरिया से नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास करेंगे, साई बढ़ा दें तो भी फ्लक्स डेंसिटी अधिक होगा। दिस इज़ हाउ वी कैन इंक्रीज दी फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।